हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं घटना चक्र से विशेषांक लेकर आई हूँ जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित है। यह हमारे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, पुलिस आरक्षक परीक्षा और जो प्राथमिक शिक्षक परीक्षा होती है उनके लिए और वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा पहला टॉपिक है भौतिकी। इसमें हम इसकी वन लाइनर कंप्लीट करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। मतलब इसमें हम द्रव्य की ऊर्जा, उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो भौतिकी विज्ञान कहलाता है। किसी राशि के मापन के देशांक मापक को क्या कहा जाता है? तो राशि के जो मापक होते हैं उनके मानक होते हैं उनको कहा जाता है मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में एसआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसआई को कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक होते हैं 7 प्रकार के। एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और संकेतांक क्या होता है? तो एसआई मात्रक में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इसे स्मॉल m से संकेत किया जाता है। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो द्रव्यमान को किलोग्राम से और kg से इसको डिनोट किया जाता है। एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक क्या होता है? तो समय का होता है सेकेंड और इसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है? तो ताप को केल्विन इसका मात्रक होता है और कैपिटल K से इसको दर्शाया जाता है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और कैपिटल A से इसको दर्शाया जाता है। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेतक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला और इसे स्मॉल cd से डिनोट किया जाता है। एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण और मूल मात्रक और संकेत क्या होते हैं? तो परिमाण के मूल मात्रक होते हैं, पदार्थ की परिमाण होता है मोल और इसे MOL मोल से डिनोट किया जाता है। एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने होते हैं? तो एसआई के संपूरक मूल मात्रक होते हैं 2, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक और संकेतक क्या होता है? तो समतल कोण का मूल मात्रक होता है रेडियन और उसे RAD रेड से दर्शाया जाता है। एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या होते हैं? तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसे स्मॉल SR से दर्शाया जाता है। एसआई पद्धति में ताप का पुराना मात्रक क्या होता है? तो ताप का पुराना मात्रक था डिग्री सेंटीग्रेड। एसआई पद्धति में ताप का नया मात्रक क्या है? तो डिग्री सेल्सियस अभी नया मात्रक है। पहले क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन नया है डिग्री सेल्सियस। एसआई पद्धति में आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकंड था, CPS के द्वारा इसको दर्शाया जाता था। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक हो गया है हर्ट्ज, HZ के द्वारा इसको दर्शाया जाता है हर्ट्ज। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक कैंडेला शक्ति CP से दर्शाया जाता था। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? तो मूल राशि C से बने हुए या मूल मात्रकों से बने हुए जो नए मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत लंबी दूरी है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। भौतिक विज्ञान में CGS पद्धति का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड CGS पद्धति का पूर्ण रूप है। बल का CGS मात्रक पद्धति का मात्रक क्या है? तो बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन
बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर। कार का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है? तो कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक है अर्ग। कार का एसआई पद्धति में मात्रक है जूल। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। भौतिक विज्ञान में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को कितनी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 10 की घात के रूप में दर्शाया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अदिश राशियाँ। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो अदिश राशियों में आता है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब और दूरी। ये सब अदिश राशियां होती हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब और दूरी अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? वेग, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण और बल आघूर्ण, ये सब सदिश राशियां हैं। वेग, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, ये सब सदिश राशियां हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाता है? तो एक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को कहा जाता है दूरी। दूरी सदैव किस प्रकार की होती है? तो दूरी हमेशा धनात्मक प्रकार की होती है। एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। 2 निश्चित बिंदु हैं, उनके बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक है मीटर। विस्थापन किस प्रकार का हो सकता है? तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल किसके बराबर होती है? तो चाल दूरी बटे समय के बराबर होती है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर या फिर एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर या फिर एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि किसी समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो किसी समय के साथ वस्तु के वेग घटता है तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं और इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई किसी वस्तु की चाल से गति करती है, एक समान चाल से गति करती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। समरूप वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? तो समरूप वृत्तीय गति त्वरित गति कहलाती है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कणों को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण को क्या कहा जाता है? तो वृत्तीय मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण पर घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग को किससे
प्रकट किया जाता है? तो कोणीय वेग को ओमेगा के द्वारा प्रकट किया जाता है। रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होती है? तो रेखीय चाल कोणीय चाल इंटू त्रिज्या के बराबर होती है। कोणीय चाल इंटू त्रिज्या रेखीय चाल के बराबर होती है। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन की गति के नियम किस पुस्तक में दिए गए थे? तो न्यूटन की गति के नियम प्रिंसिपिया बुक में दिए गए थे। गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। बाह्य के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या फिर समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या फिर समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह बाह्य कारक जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है उसे बल कहा जाता है। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल किसका गुणनफल होता है? बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? तो कोई वस्तु है तो वह विरामावस्था में है तो उसका वेग 0 होगा। जब कोई वस्तु पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका वेग कितना होगा? तो कोई भी पिंड है वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका वेग 0 होता है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसके त्वरण में कितना होगा? तब वो एक समान वेग से चल रही है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, लेकिन वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो कितना होगा? उसका त्वरण 0 होगा। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया बल कितना होगा? जब उसने बल लगाया लेकिन वो दीवार कहीं हटी ही नहीं या विस्थापित ही नहीं हुई तो उसका बल क्या हो जाएगा या फिर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य पूरा 0 हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो उसके भार में भी कमी प्रतीत होगी। ठहरी हुई मोटर और रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस कारण से होता है? तो जो ट्रेन है या मोटर है वह चलने लगी लेकिन जो व्यक्ति है वह जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में है, लेकिन वाहन गति अवस्था में आ गया इसलिए हम पीछे हट जाते हैं तो जड़त्व के कारण वह व्यक्ति पीछे हट जाता है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वह आगे की ओर आ जाते हैं, यह भी किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण, क्योंकि जो वस्तु है या फिर रेल है वह रुक गई, वह विराम अवस्था में आ गई, लेकिन जो शरीर है वह गति अवस्था में है इसलिए वह आगे जाकर सीट से टकरा जाता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पटकने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं? तो ये भी जड़त्व के कारण होते हैं, क्योंकि हम जब कंबल में डंडे मारते हैं तो कंबल तो गति अवस्था में आ जाता है लेकिन उसके जो कण होते हैं वह विराम अवस्था में होते हैं, इसलिए या फिर जड़त्व के कारण वो जड़ बन जाते हैं तो वो नीचे भी गिर जाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। साथ में द्रव्यमान और वेग है, संवेग कहलाता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना न्यूटन के तीसरे नियम का नियम है। बंदूक से गोली चलने पर चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो यदि बंदूक से गोली चलती है तो जो चलाने वाला व्यक्ति है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है तो न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार।
नाव से किनारे पर नाव को पीछे की ओर हट जाने पर किसका नियम होता है? जब हम नाव से बाहर आते हैं किनारे पर तो नाव थोड़ी पीछे हट जाती है। ये भी क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। जब हम नाव को धक्का देते हैं तो नाव क्या करती है? उतना ही बल हमारे ऊपर आरोपित करती है और हम ऊपर जंप करते हैं और हम किनारे पर आ जाते हैं। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? तो रॉकेट को उड़ाने में भी न्यूटन का तीसरा नियम ही लगता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह किस सिद्धांत को निरूपित करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी कण के किसी समूह निकाय पर कोई बाह्य नहीं लग रहा है और उस निकाय का कुल संवेग नियत है तो यह किसका सिद्धांत निरूपित करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बल तथा समय के अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। आवेग किसके बराबर होता है? आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और संवेग में क्या था? द्रव्यमान प्लस वेग, वो संवेग था और संवेग में परिवर्तन आता है तो वो आवेग कहलाता है। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आवेग की दिशा किसकी दिशा के समान होती है? तो आवेग की दिशा बल की दिशा के समान होती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। उस बल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल, जो कि उसे केंद्र की साइड खींचता है। किसी बल के कारण या किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी एक केंद्र की ओर आकर्षण का बल कार्य करता है, जिसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल। यदि काम नहीं करेगा तो वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु नहीं चल सकती। अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है? तो F = mv²/r, जहाँ पर m पिंड का द्रव्यमान है, v चाल है और r उसकी त्रिज्या है। ऐसे बल जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बल जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता तो इसे छद्म बल या फिर जड़त्व बल कहा जाता है। छद्म बल या फिर जड़त्वीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्री बल किस प्रकार का होता है? तो अपकेंद्री बल किस प्रकार का होता है? छद्म बल या फिर जड़त्वीय बल होता है। अपकेंद्री बल जो कि एक छद्म है, छद्म बल या फिर जड़त्वीय बल कहलाता है अपकेंद्री बल। यह परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? जड़त्वीय बल या फिर छद्म बल कहा जाता है। अपकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? तो अभिकेंद्री बल की विपरीत अपकेंद्री बल लगता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो एक बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण T किसके गुणनफल के तुल्य होता है? तो इसे बल प्लस आघूर्ण की भुजा के बराबर होता है। बल गुणित इंटू आघूर्ण भुजा के बराबर होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि होती है? तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन, क्योंकि बल लग रहा है और उसकी हम लंबाई ले रहे हैं आघूर्ण भुजा की, तो मीटर, तो न्यूटन मीटर होती है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? तो जो व्यक्ति है वह लिफ्ट में खड़ा है और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उसके भार में शून्य हो जाएगा, पूरा भार शून्य हो जाएगा और वो एक पिंड की तरह से काम करेगा। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सरल मशीन के उदाहरण हैं उत्तोलक, घिरनी, अनतल, स्क्रू, जैक आदि। ये सब सरल मशीन के उदाहरण हैं। तो सरल मशीन किस पर कार्य करती है? बल आघूर्ण पर। इसके उदाहरण हैं उत्तोलक, घिरनी, अनतल और स्क्रू, जैक।
एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ को किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घुमा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी एक सीधी या फिर टेढ़ी छड़ है, वह एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है और इसे क्या कहा जाता है? उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? तो उत्तोलक में मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयस और भार। आलंब, आयस और भार। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो उत्तोलक की छड़ है वह एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आलंब। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तोलक क्या होते हैं? 3 प्रमुख बिंदु होते हैं, एक होता है आलंब, आयास और भार। आलंब में क्या होता है? एक छड़ जिस निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता चारों तरफ घूम रही होती है उसे आलंब कहा जाता है, जो उस पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहा जाता है। उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है या रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तोलक के द्वारा जो भार हटाया जाता है उसे भार कहा जाता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? तुला, कैंची, प्लास, शरारसी, कील उखाड़ने की मशीन और शीशा झूला। शीशा जो झूला होता है वो, ये सब क्या होते हैं? प्रथम होते हैं। साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की मशीन, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। अब आता है तीसरी श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें चिमटा, हल, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या होते हैं? तीसरे प्रकार के उत्तोलक होते हैं। किस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब एफ, आयास और भार के बीच में स्थित होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इसमें जो आलंब होता है वह आयास और भार दोनों के बीच में स्थित होता है। मतलब आलंब मतलब एक ऐसी वस्तु जहाँ से जो छड़ है वह चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम रही है, और आयस जिससे घुमाया जा रहा है, भार जिसको घुमाया जा रहा है, तो वह बीच में होगा आलंब, तो वह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम हो सकता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वह 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम हो सकता है। किस श्रेणी में उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच भार होता है? तो ये है दूसरे प्रकार का उत्तोलक, जैसे कि हमारे सरौता जो होता है, सरौता हो गया, कैंची हो गया, नहीं सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, पहिए जो एक पहिया वाहन होते हैं जिससे कचरा ढोते हैं, वो सब में क्या होता है? जो आलंब होता है वह आयास और भार के बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है? सदैव 1 से अधिक होता है। किस श्रेणी में उत्तोलक में आलंब और भार के बीच में आयास होता है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब, भार और आयास के बीच में होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हुई, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गुरुत्वीय केंद्र। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो, उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। वस्तु का भार जिस दिशा में कार्य करता है उसे गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो जो वस्तु का भार होता है किस दिशा में कार्य करता है? गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कितना बल या फिर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है? तो गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर हम उस पर ऊपरिमुख बल लगाकर वस्तु को संतुलित कर सकते हैं। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्थायी, अस्थायी और उदासीन 3 प्रकार के संतुलन होते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए या फिर बल हटाते ही पुनः
पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को क्या कहा जाता है? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा प्रतिस्थापित या फिर विस्थापित किया जाए और वह बल हटाते ही पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो इसे संतुलन को कहा जाता है स्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ी विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे कहा जाता है अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बनाए रखा है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो इसे कौन सा संतुलन कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उदासीन संतुलन कहा जाता है। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन की मुख्य शर्तें क्या होती हैं? तो किसी वस्तु के स्थायी संतुलन की मुख्य शर्तें होती हैं कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे हो, ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरे। अब देखिए उदासीन क्या होता है? तो कोई वस्तु संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके उसका जो गुरुत्व केंद्र है वह थोड़ा सा उसी ऊंचाई पर बनाए रखा है तथा छोड़ देने पर वह नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो इस संतुलन को कहा जाता है उदासीन संतुलन। और स्थायी संतुलन के लिए मुख्य क्या होगा? गुरुत्व केंद्र नीचे की हो और उससे गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह वस्तु के आधार से गुजरे। बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो कार्य द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उससे उस वस्तु की क्या कहा जाता है? तो किसी गति के कारण किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु की विशेष अवस्था या फिर स्थिति के कारण कोई कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो रही है तो उसे कहा जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थिति का संचित ऊर्जा का व्यंजन क्या होता है? तो गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थिति का संचित ऊर्जा का व्यंजन कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, द्रव्यमान, गुरुत्व जनित त्वरण और h ऊंचाई। बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या फिर कमानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो घड़ी की चाबी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग और कमानी की ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार में करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इसके साथ हमारा होगा विज्ञान स्टार्ट। तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।